हेलो बच्चों, आज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। आपने डिस्प्लेसमेंट करंट तो पिछली बार में देख ही लिया था। पिछले वाले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपने पूरा देखा था। तो अभी कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, उनको देखो। सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं? दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट द 4 बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन 4 इक्वेशन होती हैं ये टोटल मैक्सवेल की। इन चारों इक्वेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के 4 लॉज को बताते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो ये इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है। ये क्या है? फ्लक्स ई डॉट डी ए। ये फ्लक्स है। फ्लक्स किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है ये वाली इक्वेशन? रिप्रेजेंट गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको इसने अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना लिया मैक्सवेल ने। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये वाला हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि अगर कोई भी क्लोज लूप है और उसके अंदर से हम मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो निकालें, तो वो हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि आइसोलेट पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वही है, ये हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, बी डॉट डी इज इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये गॉसेस लॉ है मैग्नेटिज्म का, ये गॉसेस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन हो गई जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये मैग्नेटिज्म में। ये था E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। एक्चुअली यहाँ पे था स्मॉल ई। स्मॉल ई क्या था? इंड्यूस ई एम एफ। इंड्यूस ई एम एफ को हम ये भी लिख सकते हैं, कैपिटल ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, डी एल उसकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि इंड्यूस ई एम एफ एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो जितने 2 पॉइंट होंगे, उन दोनों पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे, ईएमएफ क्या है? एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिन 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाएगा, उनकी लेंथ है डी एल। तो ये ई डॉट डी एल भी हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल ईएमएफ आ जाएगा। तो ये एक्चुअली पूरा ईएमएफ है, जो कि डी फाई बी बाई डी टी होता है। फाई बी क्या है? ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। तो ये फैराडेज लॉ हो गया ईएमआई का। ये थर्ड इक्वेशन है। तो हमने ये तीनों पढ़ चुकी हैं। और ये इसी चैप्टर में अभी डिस्प्लेसमेंट करंट वाले में मैंने आपको पूरी इक्वेशन सही करके बताई थी। एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ है ये पूरा। ये है 4th इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने ये 4 इक्वेशन दी है अपनी, जो पिछले कुछ चैप्टर्स पर बेस्ड हैं, और ये वाली कुछ उसने नई बताई थी, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया था। तो ये आपके पास 4th आ जाती है इक्वेशन। तो ये चारों इक्वेशन जब आपसे पूछा जाएगा मैक्सवेल की इक्वेशंस लिखने के लिए, तो इसी तरीके से सेम फॉर्मेट में आपको चारों इक्वेशंस को लिखना है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती कैसे हैं। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे हैं। 3 ऑप्शन यहाँ पे लिख रखे हैं। क्या स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है? स्टेशनरी चार्ज मतलब रेस्ट में हो चार्ज। तो ऐसा चार्ज जो रेस्ट में होता है वो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाता है, पहली बात। दूसरा, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब उसका एक्सीलरेशन 0 है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या है? 0। क्या ऐसा चार्ज EMW बना सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता है? नहीं बना सकता है। ना तो स्टेशनरी चार्ज EMW बनाएगा, ना चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन EMW बनाएगा। फिर कौन सा चार्ज बनाएगा EMW? ये लिखा हुआ है एक्सीलरेटेड चार्ज, जिसमें एक्सीलरेशन हो, चाहे वो डैम्प हो रहा हो, चाहे वो इंक्रीज कर रहा हो वेलोसिटी को। तो एक्सीलरेटेड होना चाहिए। अब एक्सीलरेटेड चार्ज हमें मिलेगा कहाँ से? कोई भी जो ऑसिलेट कर रहा हो चार्ज, एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ जो ऑसिलेट कर रहा हो, वो कैसा चार्ज होता है? एक्सीलरेट चार्ज होता है। उसका एक्सीलरेशन प्लस में भी होता है, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो नेगेटिव भी हो जाता है उसका एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर उसके एक्सीलरेशन प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन वो चार्ज जो ऑसिलेट करता है मीन पोजीशन के ट्रो एंड फार एंड ट्रो में, तो वो एक्सीलरेटेड चार्ज कहलाता है। तो ऐसा चार्ज को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटिंग चार्ज, जो ऑसिलेशन कर रहा है। अब ऑसिलेटिंग चार्ज क्या करता है? सबसे पहले ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखो, इंक्रीज हो रहा है फील्ड, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सीलरेटेड चार्ज, सबसे यहाँ पर चार्ज एक्सीलेट कर रहा है, तो एक्सीलरेटेड चार्ज क्या करेगा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑसिलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना था कि नहीं बना था? ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट भी किया था। करंट फ्लो की थी, तो उसके पास की जो निडल थी वो क्या करने लगी थी? डिफ्लेक्ट होने लगी थी।
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनाया गया था, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा वैसे वैसे इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है जब ये चेंज होगा, ये कैसा है, ऑसिलेटिंग, मतलब ये भी चेंज हो रहा है। चेंज होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखो EMI अपन ने पढ़ा था, EMF डेवलप होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऑसिलेटिंग, फिर ये वापस से क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही चलती जाएगी प्रोसेस, और प्रोसेस चलते चलते रीजनरेट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड को, चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड को रीजनरेट करता है, और ये प्रोसेस चलता जाता है, ये आगे बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो यही वेव है बस, इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता है, केवल ऑसिलेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, और इस तरीके से वेव प्रोपेगेट होने लग जाती है। इसमें वेव जो प्रोपेगेशन है दिख रहा है आपको, ये वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है और मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी जेड एक्सिस पर माना है, मतलब तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ इस वाले, देखो इसमें तो हमने पढ़ा मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस, और इसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं और उनका स्ट्रक्चर, उनका अगर डायग्राम पूछा जाए 1 मार्क्स का डायग्राम भी आ जाता है ये, तो ये आप बना सकते हो। तो ये ध्यान रखना, स्टेशनरी चार्ज EMW कभी नहीं बनाता, चार्ज जो यूनिफॉर्म मोशन में होता है वो कभी नहीं बनाता, केवल ऐसा चार्ज जो एक्सीलरेट होता है वो बनाता है EMW। और एक्सीलरेट चार्ज कौन सा होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज, जो ऑसिलेशन कर रहा हो। अब चार्ज अगर यहाँ रेगुलर ऑसिलेशन कर रहा है तो वो EMW बनाता जाएगा और EMW आगे प्रोपेगेट होती जाएगी। कैसे बनाता है ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज से सबसे पहले क्या डेवलप होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उससे क्या डेवलप होगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर उससे रीजनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे रीजनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, EMW फॉर्म हो जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी, प्रोपेगेट होती जाएगी। तो ये है किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे जब आप फॉर्म करोगे EMW तो वो कैसे चार्ज से फॉर्म करोगे, कैसे बनाओगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा स्टेशनरी चार्ज या चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट फॉर्म द EMW, ओनली एक्सीलरेटेड चार्ज कैन बी फॉर्म EMW। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बना उसके फॉर्मूले क्या हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऑसिलेटिंग, यहाँ पे जो बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, देखो चेंज हो रहा है लगातार, ये वेक्टर छोटा था वेक्टर बड़ा होता जा रहा है, तो ये कैसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है फिर वापस से डाउन होती है, ये है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है E0, इसकी एक पीक वैल्यू भी है, दिख रही है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम अगर EY को शो करें तो इसका फॉर्मूला होता है E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये टी पे डिपेंड है, टाइम पे, दिख रहा है आपको ये टाइम आ रहा है यहाँ। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड है, टाइम पे, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा क्योंकि साइन है, तो साइन जैसे इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला यही होगा, बस इसकी डायरेक्शन है Z एक्सिस पर। मैग्नेटिक फील्ड अगर ये Y एक्सिस पर है तो इसके परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस पर। BZ कितना होगा, B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब E0 और B0 आप समझ जाना, E0 पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है ये पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है आपको ये वाला, ये पीक वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा इस टाइम पर बना था। और जो B0 है वो है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर एक चीज़ और आती है वो है K कांस्टेंट होता है बच्चों, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर। और इसका वैल्यू तो आपने 11th में भी पढ़ी है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा होती है वेव लेंथ, उस पर डिपेंड होता है ये K है जो यहाँ पे K का यूज़ करा जाता है, कांस्टेंट होता है ये, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जैसा कि आप जानते ही हो, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ ऐसे आपको जो दिख रहे हैं ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो यहाँ पर यूज़ आती हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी आ जाते हैं।
तो इनके न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो इससे क्या है, कंपेयर करना पड़ता है। कोई भी आपको दे देगा जैसे EY = 2 sin 4x - 60, ऐसे एक इक्वेशन दे देगा। एक इक्वेशन देके आपसे पूछेगा भाई पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिख दोगे 2 न्यूटन पर कूलॉम। आपसे के पूछ सकता है, के 4 आ गया। के की जो यूनिट होती है वो मीटर इन्वर्स होती है, लैम्डा अपॉन में आ रहा है ना, तो के की यूनिट मीटर इन्वर्स, और ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। तो यूनिट इनकी याद रखना, ओमेगा यहाँ पे 6 हो रहा है, 6 रेडियन पर सेकेंड। तो ऐसी एक इक्वेशन देके आपसे कंपेयर करा के कुछ क्वांटिटीज़ को पूछा जा सकता है, ऐसा एक न्यूमेरिकल इसमें बनता है। ठीक है, तो कंपैरिजन का न्यूमेरिकल आप एक कर लेना इसका। ये पूरा आपको मैंने EMW के बारे में बता दिया, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसा होता है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कभी कभी कि कोई भी 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ EMW अगर एक कोई क्वेश्चन बनता है तो आप क्या क्या लिख सकते हो वो देख लो एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो वेव प्रोपेगेशन है, डायग्राम में दिख ही रहा है आपको, वेव प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि वेव प्रोपेगेशन अगर एक्स एक्सिस पर है, दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे ही होगा। तो ये तीनों क्या क्या, वेव प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो पैकेट है वो, और एक मैग्नेटिक फील्ड का पैकेट, ये जो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। दूसरी बात, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो फ्री स्पेस में वही लाइट वेलोसिटी के इक्वल होती है। ऐसे लिखना सेकंड में, स्पीड ऑफ EMW, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी इन फ्री स्पेस, वही होती है जो लाइट की वैल्यू, लाइट भी तो एक EMW ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में ये आता है, ये एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। और जब ये एनर्जी को ट्रांसमिट करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है एनर्जी को EMW, तो इसके पास दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी को ट्रांसमिट करता है उसको हम बोलते हैं UE, इसका फॉर्मूला होता है 12ε0 E²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है पर यूनिट वॉल्यूम पर वो है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो होती है μ02/2c। ये दोनों फार्मूले आप पढ़ चुके हो। और ये बात की जाए कि एक्चुअली ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट करता है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट करता है एक EMW के अंदर। फार्मूले अलग अलग दिख रहे हैं पर इन फार्मूलों को कंपेयर करके आप एक जैसा बना सकते हो। तो वो बात की बात है, वो आपके कोर्स में नहीं है ये चीज़। आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि ये एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं वेव्स, और दो तरीके से करती हैं। कुछ पार्ट इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट करता है एनर्जी का, कुछ पार्ट एनर्जी का मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट करता है, और दोनों जो ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी वो इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ये लिख सकते हो, एनर्जी ट्रांसमिशन की बात। इसके बाद इसमें क्या है कि कुछ एक बात और कि ये सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करती है। EMW फोर्थ पॉइंट में लिखोगे EMW फॉलो द सुपरपोजिशन लॉ। जो सुपरपोजिशन लॉ होता है, अपन ने पढ़ा था सुपरपोजिशन लॉ को, जब मान लो एक से ज़्यादा EMW मिलेंगी तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो सभी के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये सुपरपोजिशन लॉ होता है। यहाँ पर n EMW को मैंने सुपरपोज कर दिया, तो सुपरपोज करने पर एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पॉइंट पर वो सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन लॉ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि EMW का सुपरपोजिशन होता है। ऐसा मत सोचना कि ये वेव्स आपस में मिलती नहीं है, बिल्कुल मिलती हैं और इनका सुपरपोजिशन भी होता है। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अभी बोर्ड पर लिखी हैं, इस हिसाब से आप लिख सकते हो। अब इसके कुछ फार्मूले आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूले, वो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कभी कभी 1 मार्क्स में भी इसको पूछ लिया जाता है।
तो मैं सारे फार्मूले आपको बताता हूँ। एक फार्मूला तो C = ω/k, ठीक है, ये ओमेगा था 2π/T और ये था 2π/λ। याद है आपको ये फार्मूले? ओमेगा का फार्मूला 2π/T होता है और k का 2π/λ। तो 2π से 2π कट होके ये λ/T, लैम्डा मतलब डिस्टेंस, T मतलब टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी, तो वहाँ से ये फार्मूला आता है। ठीक है, आपको मैंने पूरा बता दिया। λ/T या n लैम्डा भी बोल सकते हो, n फ्रिक्वेंसी है, 1/T को हम फ्रिक्वेंसी n भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा तो डिस्टेंस होती है एक साइकिल में, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है EMW, और T होता है एक साइकिल में जो टाइम पीरियड लगता है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला ω/k। ओमेगा क्या था? ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी थी और k होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको एक c मिल जाएगा। एक फार्मूला ये है। न्यूमेरिकल में छोटे छोटे फार्मूले यूज़ में आ जाते हैं। एक फार्मूला c का और होता है 1/√μ0ε0, एक ये फार्मूला होता है। तो μ0 और ε0 तो आप जानते ही हो क्या होता है। μ0 मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है ऑफ फ्री स्पेस और ε0 होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका एक फार्मूला होता है। लेकिन ये तो ये कब है? फ्री स्पेस में वेलोसिटी है, ये EMW की वेलोसिटी है फ्री स्पेस में। EMW एक्चुअली हर मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी रखती है। तो अगर हम इसकी किसी मीडियम में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इसी फार्मूले में हम μ0 और ε0 की जगह केवल μ और एप्सिलॉन लिख देंगे। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी इन मीडियम। किसी मीडियम में निकालना चाहो तो ये μ यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये सारे फार्मूले आप लर्न कर लेना, छोटे छोटे फार्मूले हैं। ये है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लिख लेना 4-5 फार्मूले इकट्ठे। तो ध्यान से आप ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बताई है, ये टॉपिक सुनो ध्यान से और इनको लिख लेना एक कागज़ पर। यही है पूरा चैप्टर बस। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट पूरी, फिर मैक्सवेल इक्वेशन जो 4 है वो चारों के चारों याद कर लो। उसके बाद प्रोड्यूस कैसे होती है EMW, उसके बारे में थोड़ा सा कि भाई स्टेशनरी चार्ज नहीं करता, यूनिफॉर्म मोशन में जो चार्ज है वो नहीं करता, एक्सीलरेटेड चार्ज करता है केवल EMW को प्रोड्यूस। उसके बाद उसका डायग्राम, EMW का डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ EMW, कोई भी 4-5 प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। और फिर उसके बाद ये फार्मूले जो न्यूमेरिकल में काम आते हैं। और फिर ये लास्ट टॉपिक आएगा हमारा स्पेक्ट्रम, EMW का स्पेक्ट्रम, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बस इतने टॉपिक्स आप अगर पढ़ लेते हो तो ये आपका EMW कंप्लीट हो जाता है पूरा। तो इसका थर्ड मैंने आपको बता ही दिया, ये वेलोसिटी इन फ्री स्पेस है, ये वेलोसिटी इन मीडियम है। इसके बाद 1-2 फार्मूले और भी हैं, वो भी देख लो, कभी कभी आ जाएँ तो लिख दो, 1 नंबर में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका 4th जो मैं आपको बताने वाला हूँ, B0 = E0/c। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड दे के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता है। और बोर्ड वालों को तो इससे बहुत ज़्यादा लगाव है, इस क्वेश्चन को देते हैं बोर्ड वाले, कई बार देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ये आपको पता है ये पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ दिख रहा है आपको ये बड़ा वाला एरो, ये E0 है, और यहाँ जो बड़ा वाला दिखेगा B में वो B0 है, और C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की वेलोसिटी है फ्री स्पेस में। तो एक फार्मूला ये काम आता है। एक इसमें पॉइंटिंग वेक्टर होता है, इसका फार्मूला याद रख लेना, बाकी इसके बारे में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। पर बाई चांस पॉइंटिंग वेक्टर दे दिया जाए तो आप क्या लिखोगे, S = 1/μ0 E×B। इससे ना न्यूमेरिकल बनता है। हाँ, एक बार डायरेक्ट इसको दे दिया गया था 1 मार्क्स में पॉइंटिंग वेक्टर लिखने के लिए 1 नंबर में, तो इसको आप लिख सकते हो। तो बच्चों ये पूरा तो हो गया आपका। एक और चीज़ है, एक बात और है जो प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो, फार्मूले में भी, कि EMW जिस सरफेस पर गिरती है, जैसे हम बात करें कि लाइट गिरी किसी सरफेस पर, तो क्या वो प्रेशर डालती है? बिल्कुल डालेगी, क्योंकि लाइट का बिहेवियर केवल वेव नहीं होता, वेव नेचर नहीं होता, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। और पार्टिकल जब किसी सरफेस पे आके गिरता है तो प्रेशर भी लगाता है, एनर्जी भी ट्रांसमिट करता है, उसका मोमेंटम भी होता है, लीनियर मोमेंटम।
तो ये सारी बात ध्यान रखना कि लाइट जब या EMW जब किसी सरफेस पे गिरती है तो लीनियर मोमेंटम भी है उसके पास, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर रखता है और वेव नेचर भी है उसका, दोनों नेचर है, डुअल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर की वजह से उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी आती हैं, लीनियर मोमेंटम आता है, वो किसी भी सरफेस पर प्रेशर डाल सकता है। तो लीनियर मोमेंटम का एक फार्मूला होता है U/c। इसको आप प्रॉपर्टीज़ में भी लिख सकते हो कि मोमेंटम भी है इसके पास, EMW हैज़ लीनियर मोमेंटम, और दूसरी बात ये प्रेशर भी एक्सर्ट करता है किसी भी सरफेस पर जब ये गिरती है। तो ये जो P है ये तो लीनियर मोमेंटम हो गया, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। U जो है ये है टोटल एनर्जी। भाई UE और UB को जब आप ऐड कर दोगे ना, UE प्लस UB, तब आपके पास जो एनर्जी आएगी ये टोटल एनर्जी ट्रांसफर्स बाय EMW, ट्रांसफर्स बाय EMW। तो ये है आपके पास फॉर्मूला, और C आप जानते ही हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको मैंने टोटल 6 फार्मूले लिखाए हैं। इन सारे फार्मूलों को एक जगह लिख के इनको अच्छी तरह लर्न कर लेना, तो फार्मूलों से मुक्ति मिल जाएगी आपको इस चैप्टर से। ये सारे फार्मूले लर्न कर लेना। अब बस इसका एक लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये क्या बवाल है वो समझो। ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम बना दिया गया जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा वेव्स, एक्स रेज। तो इन सब को इस तरीके से बना दिया गया, लगा दिया, अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए ऑर्डर में। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और इसको अरेंज कर देंगे। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है किसकी ज़्यादा है, कैसे पता करें। तो ये इसकी ट्रिक है। राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल एक्समस गेट। ये इसकी ट्रिक बना दी बच्चों मैंने। ये जो अंकल एक्समस गेट है ये USA में एक जगह है जहाँ पर राहुल की मदर घूमने गई है। तो अगर आप ये सेंटेंस याद रख लोगे, बहुत इजी है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव्स मिल जाएगा। राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल एक्समस गेट। अब राहुल में आर आ रहा है, आर का मतलब हो गया रेडियो वेव्स। जहाँ कैपिटल लेटर दिख रहा है ना आपको, बस उसी को उठाना है। तो पहले नंबर पे क्या आ गई, रेडियो वेव्स। एम मदर, माइक्रोवेव्स। आई इंफ्रारेड। वी विजिबल। विजिबल वो होती है जो वेव हम देखने के लिए काम में लेते हैं। वी कौन सी हो गई, विजिबल। यू अल्ट्रावायलेट, यूवी। ये हो गई एक्स रेज, एक्स से, और जी हो गई गामा, गामा रेज। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 वेव्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने अरेंज कर दिया। किसके थ्रू, इस सेंटेंस के थ्रू। अगर आप ये सेंटेंस याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। कभी कभी क्या होता है, अब क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, इसको मिक्स कर देंगे। कैसे कर देंगे, पहले दे देंगे इंफ्रारेड, फिर दे देंगे माइक्रो, फिर दे देंगे कोई भी गामा, फिर दे देंगे विजिबल। ऐसे 4 दे दिए। अब कहेंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करो। अलग अलग तरीके से दे दिए, मिक्स करके 5-6 वेव्स दे दी। अब आपसे बोलेंगे कि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करो। तो आपको अगर ये सेंटेंस याद है तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे, पहले एम आएगा माइक्रोवेव्स का, फिर आई आएगा इंफ्रारेड का, उसके बाद आएगा आपका विजिबल का 3rd नंबर पे, और गामा आएगी लास्ट में। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की होती है। ये भी पूछा जा सकता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वेव की है, गामा की। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो की। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है हाईएस्ट और लोएस्ट का।
दूसरा, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ऐसा रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ऐसा रिलेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होगी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो आप इसको, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कम हो रही है इसमें, तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, गामा की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एक बनता है। अब इसमें ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया, हर वेव की आपको फ्रीक्वेंसी का रेंज, ये आपको याद करना है, फ्रीक्वेंसी रेंज। पहली बात, जितनी वेव्स है ना ये 7 की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है वो, और दूसरा इनके यूजेस, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यूज़ दे देते हैं कोई सा भी और पूछ लेते हैं बताओ ये कौन सी वेव है। जैसे वाटर को साफ़ करने के लिए कौन सी वेव का यूज़ किया जाता है, वाटर को क्लीन करना है तो इनमें से कौन सी यूज़ करोगे, यूवी। आते हैं ना आरओ में आते हैं यूवी करते रहते हैं, यूवी भी है इस आरओ में। तो यूवी रेस का क्या काम है, वाटर को प्यूरीफाई करना, उसमें से जम्स को ख़त्म करती है यूवी रेस। तो ऐसे आपको कोई भी एक यूज़ दे देंगे और उसका नाम पूछ लेंगे कि बताओ इसके लिए कौन सी वेव का यूज़ किया जाता है। तो यूजेस पढ़ लो, इन सभी के जितने मिले हैं सब लिखते जाओ, जहाँ जहाँ जिस बुक में और जिस जगह पर आपको मिलते हैं सब लिखो, 2 3 4 यूज़ सबके पता होने चाहिए। और फ्रीक्वेंसी की रेंज, कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ऑर्डर मैंने आपको सिखाई दिया, ऑर्डर में जमाना कैसे जमाओगे, ठीक है। तो बस ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। टॉपिक्स भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं लाइन से, बस इन्हीं टॉपिक्स को और इन्हीं तरीके से याद कर लो। वापस से बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशंस, EMW कैसे फॉर्म होती है, प्रोडक्शन ऑफ EMW, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्राम ऑफ EMW, फिर फार्मूले, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ EMW, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इतना आप इसको 6-7 पॉइंट हैं बस, और इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा। 2 3 4 न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा न्यूमेरिकल करके, तो वो आप उसमें से कर लेना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ लो इसको अब अच्छी तरीके से।